सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर 3। छात्रों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, आज मैं आपके सामने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है वह आपको अवेलेबल हो सके। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसे पाश्चात्य की पिरामिड कहते हैं, जो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अवधारणा सर्वप्रथम साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन ने 1927 के अंतर्गत विकसित की थी तथा बताया था, जिसके कारण इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इस साइंटिस्ट की खोज के आधार पर ही इसका नाम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। प्रत्येक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले सभी पोषक स्तर एक के बाद एक टियर्स में व्यवस्थित रहते हैं, पिरामिड्स में उपस्थित होते हैं तथा अरेंजमेंट होते हैं। प्रथम पोषक स्तर को आधार मानकर उत्तरोत्तर एक के बाद एक पोषक स्तरों को डायग्राम द्वारा निरूपित किया जाए तो इस प्रकार के डायग्राम को स्तूपाकार या पिरामिड मानचित्र से शो किया जाता है, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड या पाश्चात्य की स्तूप कहते हैं। पिरामिड के आधारी भाग में उत्पादक, उसके ऊपर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तथा फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं शीर्ष पर सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता का क्रम आता है। सामान्यतः प्रत्येक पिरामिड में निचले पोषक स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है तथा उच्चतम पोषक स्तर पर जीवों की संख्या कम होती जाती है। जो इस प्रकार का पिरामिड सीधा प्रकार का होता है, तो वैज्ञानिकों ने पिरामिड टाइप ऑफ पिरामिड 3 प्रकार का बताया है। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, जिसे पिरामिड ऑफ नंबर संख्या के आधार पर, तथा दूसरा जीव भार का पिरामिड, तथा तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। तो सर्वप्रथम जीव संख्या के पिरामिड पर चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में फूड चेन के उत्तरोत्तर पोषण तलों में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड जीव की संख्या का पिरामिड कहलाता है। ऐसे पिरामिड के आधार पर प्रोड्यूसर की संख्या सबसे अधिक होती है।
प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर घास के मैदान, ग्रासलैंड, खेत एंड तालाब। इसी प्रकार से एक वर्ग के जीवों की संख्या का पिरामिड जो सदैव उल्टा होता है, क्योंकि वृक्ष अकेला ही मूल उत्पादक होता है और उसके फलों की खाने वाले पक्षियों की संख्या अधिक तथा पक्षियों पर परजीवी रूप में पाए जाने वाले कीटों की संख्या पक्षियों से भी अधिक होती है। तो इस प्रकार का एक पिरामिड सीधा नहीं होके उल्टा पिरामिड होता है। क्योंकि इसमें संख्या बढ़ती जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से थर्ड कंज्यूमर में इस प्रकार से संख्या बढ़ रही है। तो इस प्रकार ये पिरामिड सीधा ना होके उल्टा होता है, जो इसका अपवाद होता है। इसके अलावा सभी जैव संख्या पिरामिड सीधे होते हैं। तो घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड जो लगभग 6 मिलियन पादपों के उत्पादन पर आधारित तंत्र में केवल 3 मांसाहारी हैं, जो इधर ग्राफ पेपर में दे रखा है। पोषक स्तर, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिनकी संख्या 5,08,42,000। इसी प्रकार से प्राइमरी कंज्यूमर 7,08,000, सेकेंडरी कंज्यूमर 3,00,000, में 35,400 और थर्ड कंज्यूमर 3। इस प्रकार से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो इसी के आधार पर ये पिरामिड भी सीधा प्रकार का पिरामिड होता है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र इसी प्रकार से जीवभार के पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों के संपूर्ण जीवभार के अनुपात को शो करने वाले पिरामिड को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। और ये सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवभार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर का जीवभार सबसे अधिक होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवभार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड बनता है, जो इस एग्जाम्पल का अपोजिट होता है। क्योंकि ऐसे सिस्टम में सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं का जीवभार सबसे अधिक होता है और यह इस तो प्रतिलोमी होता है, उल्टा होता है। क्योंकि इसमें फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, डायटम, डेस्मिडस आदि प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जिनका जीवभार प्राइमरी कंज्यूमर जैसे शाकाहारी मछलियों से कम होता है। बड़ी मांसाहारी मछलियों से जो शाकाहारी मछलियों को खाती है, उनका जीवभार सर्वाधिक होता है। इस कारण इस प्रकार के इकोसिस्टम में जीवभार का पिरामिड प्रतिलोमी होता है। जो जीवभार का पिरामिड जो डायग्राम में दे रखा है, शेष पोषण स्तर पर तिरक गिरावट आती है। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर
809 बाहर है किलोग्राम मीटर में। प्राइमरी कंज्यूमर 37, सेकेंडरी कंज्यूमर 11 और थर्ड कंज्यूमर 1.5 किलोग्राम। तो इस प्रकार से इनकी जैव मात्रा कम होती जाती है। इसी प्रकार से जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में दिया गया है, जो इसका उल्टा होता है, इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर 4, प्राइमरी कंज्यूमर 21, इस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार इसका पिरामिड उल्टा प्रकार का हो जाता है। इसी प्रकार से पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पिरामिड, तो किसी भी परिस्थिति इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। इसमें कोई अपवाद नहीं होते, न कोई अपोजिट होता है, न ही कोई उल्टा पिरामिड बनता है, क्योंकि प्रोड्यूसर के में से प्रत्येक कार्मिक उपभोक्ता स्तर पर एनर्जी की कुछ मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इकोसिस्टम के इकाई क्षेत्र में किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न ट्रॉपिक लेवल द्वारा उपयोग की गई टोटल एनर्जी की मात्रा के ग्राफीय निरूपण को ऊर्जा का स्तूप कहते हैं, एनर्जी पिरामिड कहते हैं, जो सदैव सीधा ही होता है। प्राइमरी कंज्यूमर सौर ऊर्जा को गणन कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं, स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। हरे पौधों में संचित यह ऊर्जा सब पोषण स्तर के प्राणियों की ऊर्जा से अधिक होती है। हायर कंज्यूमर में यह संचित ऊर्जा सबसे कम होती है। इस प्रकार ऊर्जा की मात्रा प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक लगातार उत्तरोत्तर क्रम में कम होती जाती है। इसलिए ऊर्जा के स्तूप सदैव सीधे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा जैसे जैसे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी की 90% मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए 90% एनर्जी अगले लेवल तक खर्च हो जाती है। साइंटिस्ट ओडम ने 1968 में एक अदर मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे यूनिवर्सल मॉडल कहा जाता है, जो किसी भी जीवित घटक यथा पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव या वैश्विक जनसंख्या पोषित समूह के लिए उपयोगी होता है। इस प्रकार का प्रारूप फूड चेन को चित्रित कर सकता है, और ओडम ने वाई आकार के या 2 चैनल ऊर्जा प्रवाह का सामान्यीकृत प्रारूप दिया, जो स्थलीय तथा जलीय दोनों सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। और प्रत्येक वाई आकार के मॉडल में एक भुजा शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला को तथा दूसरी अन्य अपराधी खाद्य श्रृंखला को शो करती है। ऊर्जा प्रवाह की यह अन्य धारा अपराध धारा डिट्रिटस चैनल्स कहलाती है। इस प्रकार ऊर्जा फ्लो की धारा या वाहिका सीधी न होकर वाई के आकार की होती है। इस प्रकार से सूर्य से प्रारंभ होकर हरे पादपों के द्वारा खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तर तथा अपघटकों में ऊर्जा का रैंडम फ्लो होता रहता है। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा चक्कर में भ्रमण नहीं करके केवल प्रवाहित होती है, और इसे ऊर्जा फ्लो कहते हैं, जो सदैव एक ही दिशा में होती है।
तथा पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे विशेष समुद्री डायटम एल्गी द्वारा संपन्न होता है और शेष भाग स्थलीय पौधों द्वारा होता है। तो कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा के औसतन 10% से अधिक ऊर्जा अपने शरीर निर्माण में प्रयोग नहीं कर पाते तथा शेष 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में श्वसन आदि क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। अर्थात खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण में एक पोष स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा ही संग्रहित होती है, 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। इसे रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथी या पारिस्थितिकी दक्षांश का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी स्थान पर सौर ऊर्जा की मात्रा 100 कैलोरी में हो तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को 10 कैलोरी, उन पादपों का खाने वाले हर्बीवोरस को केवल 1 कैलोरी और उस शाकाहारी या प्राइमरी कंज्यूमर को खाकर मांसाहारी सेकेंडरी कंज्यूमर में केवल 0.1 कैलोरी ऊर्जा संग्रहित होगी तथा अपघटक डेट्रेटस तक यह बहुत न्यून मात्रा में पहुंचती है। तो वास्तव में ऊर्जा संकल्पना में ऊर्जा का एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में स्थानांतरण तथा रूपांतरण होता है, जो सूर्य से विकिरण ऊर्जा के द्वारा प्राइमरी प्रोड्यूसर जो अपपच्य के द्वारा रासायनिक ऊर्जा जो उपभोक्ता अपपच्य एवं अपघटक उपपच्य, इस प्रकार लास्ट में आंतरिक ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा, इस प्रकार से ये बढ़ता रहता है। तो ऊर्जा के पिरामिड में देखिए जो डायग्राम दे रखा है, इसमें सूर्य के धूप के नीचे जो प्राइमरी कंज्यूमर में देखिए 10,000 जूल, प्राइमरी कंज्यूमर में 1000 जूल, सेकेंडरी कंज्यूमर में 100 जूल और थर्ड कंज्यूमर में 10 जूल एनर्जी प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें 90% ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से ऊर्जा के पिरामिड सीधे प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, ये उल्टे नहीं होते। तो छात्रों, आज के जो ऊर्जा पिरामिड के बारे में बताया है उसको नोटेट कर लीजिए तथा अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके साथ ही आज का ये अपना टॉपिक यहीं पर एंड होता है। धन्यवाद।